ठीक है, उसके बेसिक्स जो थे वो सारे खत्म हो गए। अब प्लान के सेकंड वर्जन पे आ रहे हैं हम लोग, एंड वो है प्लान कितने प्रकार के होते हैं। फिर कुछ टर्म्स भी पढ़ेंगे अपन, 8-10 टर्म्स इसमें आएंगी। पॉलिसी क्या होती है, मेथड क्या होता है, रूल क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है, कुछ टर्मिनोलॉजीज पे भी आएंगे। प्लान के अंदर ही है कॉन्सेप्ट सारे, क्योंकि प्लान डेवलप होगा उसके बाद ही ये सारी चीजें डेवलप होने वाली है। तो अगला जो आपको टॉपिक दिख रहा है वो है प्लान। अभी तक अपन पढ़ रहे थे क्या, प्लानिंग। प्लानिंग मतलब प्रोसेस। अब प्लान मतलब एक सिर्फ एक टर्म दे दिया, ये प्लान है। अब प्लान का मतलब क्या होता है, एक कागज पे लिखा हुआ प्लान, डॉक्यूमेंट है, ठीक है, कि आपको क्या क्या करना है आने वाले समय में। तो अभी तक जो अपन पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, प्लानिंग, ठीक है, कि कैसे करते हैं, प्रोसेस पढ़ रहे थे उसका पूरा, ठीक है, कि प्लानिंग एक इस तरीके का डिसाइड करना एडवांस में। अब प्लान क्या होता है, प्लान तो वो डॉक्यूमेंट हो गया जो एक्चुअली आपके हाथ में, ठीक है। सो प्लान की डेफिनेशन आ रही है कि प्लान क्या होता है, प्लान एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, दीज आर द गोल्स जो आपको अचीव करने, और उसके साथ साथ एक्शंस जो आपको लेने हैं उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, वो कहां लिखा है, प्लान के अंदर। तो प्लान क्या है, प्लान एक रिटन डॉक्यूमेंट ही एक तरह से, एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर क्या आउटलाइंड है, ये ऑब्जेक्टिव्स आपको अचीव करने, दीज आर द गोल्स यू आर गोइंग टू बी मीट, एंड दीज आर द एक्शंस जो आपको लेने हैं, प्रपोज्ड एक्शंस हैं ये, ताकि आप उस ऑब्जेक्टिव को क्या कर सको, अचीव कर सको। तो प्लान समझ में है ना। अभी तक जो पढ़ा था वो प्लानिंग था, प्लानिंग अपन प्रोसेसिंग की बात कर रहे थे, प्रोसेस की बात कर रहे थे। प्लान खुद एक डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक है, जिसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है उस डॉक्यूमेंट के अंदर कि ये ऑब्जेक्टिव आपको अचीव करना है और ये एक्शंस आपको लेने चाहिए ताकि उस ऑब्जेक्टिव को आप आसानी से क्या कर सको, अचीव कर सको। ओके। अब प्लान के अंदर वापस दे रखे हैं दो प्लान्स, सिंगल यूज प्लान जिसको हम वन टाइम यूज प्लान भी बोलते हैं, और स्टैंडिंग प्लान जिसको हम रिपीट यूज प्लान भी बोलते हैं, ठीक है। अब समझना, पहला क्या है, सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान का मतलब क्या हुआ, अगर आप वहां फीचर्स देखोगे तो पहला फीचर है ये सिर्फ एक बार ही यूज होता है। एक बार ही यूज होता है का मतलब क्या है कि ये हर बार नया बनता है, ऐसा नहीं कि एक बार बना दिया और आपने सालों तक वही प्लान लगाओगे, नहीं। सिंगल यूज प्लान की खासियत ये है, नाम से भी क्लियर है ना, सिंगल यूज मतलब सिर्फ एक बार ही यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे वो मास्क आता है ना, मास्क, तो ऐसे नहीं कि रोज धो धो के यूज करोगे, अनलेस एंड अनटिल वो अपने घर पे बनाया बात अलग है, कपड़े का है तो बात अलग है, बाकी वो वन टाइम यूज ही है, एक बार यूज करो खत्म हो जाएगा। तो वन टाइम यूजेज वाले प्लान है ये, ठीक है। अब क्या लिखा है देखो इसके फीचर्स में, पहला, सिंगल यूज प्लान्स आर यूज्ड ओनली वंस, they are prepared to meet the demand of the specific situation। ये बनाए क्यों गए हैं, ये प्लान्स क्यों बनाए गए हैं, उस पर्टिकुलर सिचुएशन, जो नई सिचुएशन आई है, जो वापस फ्यूचर में आने के चांसेस नहीं है, जो यूनिक सिचुएशन है, ठीक है। सो दीज आर प्रिपेयर्ड टू मीट द डिमांड ऑफ स्पेसिफिक सिचुएशन दैट वंस अचीव्ड विल नेवर रीअकर इन फ्यूचर। तो ऐसी कोई सिचुएशन जो एक बार हुई है लेकिन वापस नहीं होने वाली है फ्यूचर में, उसके लिए प्लान डेवलप किए। इसलिए तो क्या हो गया, सिंगल यूज, क्योंकि वो स्पेसिफिकली उसी परिस्थिति के लिए बनाए गए, कोई और परिस्थिति के लिए नहीं बनाए गए, ठीक है। जैसे लॉकडाउन होता है तो लॉकडाउन के लिए कुछ प्लान किया अभी लोगों ने कि भाई अगले 30 दिन में क्या करना है, तो ये कोई रिपीटेटिव प्लान है नहीं, ये तो वन टाइम यूज प्लान है, अभी यूज कर लो बस, बाकी आने वाले बार बार नहीं होगी ये सिचुएशंस, ठीक है। थर्ड पॉइंट, दीज आर डिस्कार्डेड व्हेन द सिचुएशन इज ओवर, मतलब जैसे ही वो सिचुएशन खत्म, प्लान भी क्या हो जाएगा, खत्म, प्लान विल आल्सो गेट ओवर, ठीक है। और फोर्थ, एवरी टाइम अ न्यू प्लान इज प्रिपेयर्ड फॉर दिस न्यू सिचुएशन, हर बार नई सिचुएशन के लिए नया प्लान बनेगा। जैसे एग्जांपल भी बहुत प्यारा है, बजट आपने देखा ना, बजट हर साल सेम थोड़ी होता है, हर साल बजट क्या होता है, नया बनता है, ठीक है। और पुराने बजट का नए बजट से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता है, फाइन, है ना। और फिफ्थ पॉइंट, ड्यूरेशन जो होगा इस सिंगल यूज प्लान का, या लेंथ जो होगी सिंगल यूज प्लान की, वो डिपेंड करेगी ऑन द एक्टिविटीज और गोल्स फॉर विच इट इज मेड। तो जिस गोल के लिए, जिस एक्टिविटी के लिए आपने ये प्लान बनाया है, ठीक है, आपकी ड्यूरेशन, आपकी लेंथ जो होगी सिंगल यूज प्लान की, वो उस एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करेगी, है ना। तो अगर आपका कोई प्लान, जैसे अभी लॉकडाउन है तो 30 दिन का बनेगा, कोई लंबा लॉकडाउन होता तो कहीं 6 महीने का भी है तो 6 महीने का प्लान बनेगा। तो वो डिपेंड कर रहा है कि आपकी वो एक्टिविटी कितने दिन चल रही है, उसके हिसाब से इसकी ड्यूरेशन सेट होगी। ओके, क्लियर, आ गया समझ में। तो ये लॉजिक तो बहुत सिंपल सा मैंने आपको समझा दिया।
होते हैं, स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है, जो बार बार सिचुएशन आनी नहीं है, ये डिस्कार्ड हो जाएंगे जब सिचुएशन खत्म हो जाएगी, ठीक है। हर बार एक नया प्लान आपको प्रिपेयर करना है नई सिचुएशन के लिए, ठीक है। और इस पर्टिकुलर प्लान की लेंथ जो रहेगी वो रहेगी किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो एक्टिविटी कितनी लंबी चलती है। और एग्जांपल मैंने आपको बता दिया बजट का, कि बजट जैसी एक सिचुएशन है, हर बार नई सिचुएशन आती है, तो हर बार बजट नया बनता है, हर साल के लिए बजट नया बनता है। वो वन टाइम यूज प्लान ही है, एक बार यूज कर लो इस साल, अगले साल कुछ नया बनाना पड़ेगा। जबकि इसके जस्ट विपरीत, इसके जस्ट ऑपोजिट क्या होता है, स्टैंडिंग प्लान, जिसको हम बोलते हैं क्या, रिपीट यूज प्लान, ठीक है। तो इसके बाद क्या आ रहा है, रिपीट यूज प्लान। रिपीट यूज प्लान का मतलब क्या है, नाम से भी क्लियर है, ये बार बार होंगे, सेम प्लान बार बार इस्तेमाल होगा, ठीक है। सो दीज आर रेकरिंग प्लान। रेकरिंग मतलब बार बार, अगेन एंड अगेन आप इसको यूज करोगे, एंड दे आर यूज्ड फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब आने वाले कितने भी सालों के लिए हो सकते हैं, ऐसे सिचुएशंस के लिए होंगे जो बार बार रिपीट होती ही है। स्टैंडिंग प्लान्स को स्टेबल मानते हैं, स्टेबल मतलब दे आर यूज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स। और ये प्लान्स जो है एक तरह से गाइडलाइन बन रहे हैं फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिसी, रूल्स, हर बार नए रूल्स नहीं बनते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। स्कूल के रूल्स, आपके स्कूल के रूल्स फिक्स हैं भाई, हर रोज सुबह आपको इतने बजे आना है, थोड़ा विंटर समर वेकेशन वाला अलग टाइमिंग है बस, बाकी तो आना है। स्कूल के डिसिप्लिनरी रूल्स फिक्स है, वो बार बार चेंज नहीं हो गया हर साल कि आज आप इस तरह से बिहेव करना, कल आपके लिए ये रूल है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। वो हमेशा सालों से एक जैसी रहेंगे। पॉलिसीज जो होती हैं स्कूल की, ठीक है, वो हमेशा लगभग सेम होती है। प्रोसीजर्स जो होते हैं, ठीक है, वो हमेशा लगभग सेम होते हैं। काम करने का तरीका मैक्सिमम केसेस में सेम होता है, तो उनमें बहुत ज्यादा बदलाव आते नहीं है। वो रिपीट यूज प्लान इसलिए कहलाते हैं। स्टैंडिंग है, स्टैंडिंग मतलब खड़े हुए हैं, ठीक है, कभी भी अपनी जगह से हिलेंगे नहीं, अनलेस अनटिल बहुत कुछ अलग ही सिचुएशन आ जाए तो बात अलग है, बाकी ये स्टैंडिंग है, रिपीटेडली यूज है, आने वाले खूब सालों के लिए चलेंगे, स्टेबल हैं, ठीक है। और एक तरह से गाइडलाइन बनते हैं फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो चीजें बार बार चेंज हो रही है वो कभी गाइडलाइन के रूप में काम नहीं आ सकती, लेकिन जो चीज स्थिर है, जो चीज सालों से चली आ रही है, वो एक तरह से पता है पहले से स्कूल में कि किस तरह से काम कर रहे हैं। तो कोई भी नया टीचर भी ज्वाइन करेगा तो उसको मालूम है कि इस तरह से मुझे काम करना है। तो दो प्लान समझ में आए। इसके अलावा एक तीसरी कैटेगरी और है, वो मैंने नीचे नोट में दिया, अगर आपको दिख रही है, कि देर आर अदर टाइप्स ऑफ प्लान्स ऑल्सो, जो ना तो सिंगल यूज प्लान है ना स्टैंडिंग प्लान है। जैसे दो मेन है उसमें, स्ट्रैटेजी और ऑब्जेक्टिव। अब स्ट्रैटेजी और ऑब्जेक्टिव्स, ना तो ये सिंगल यूज है ना ये स्टैंडिंग है। क्यों बताऊं, क्योंकि कुछ स्ट्रैटेजीज और कुछ ऑब्जेक्टिव्स तो सालों तक सेम रहेंगे, लेकिन कुछ ऑब्जेक्टिव्स तो हर साल आप नया सेट करोगे, ठीक है, हर पीरियड में नया सेट करोगे, हर सिचुएशन के हिसाब से नया सेट करोगे। तो ना तो इनको हम क्या बोल सकते हैं पूरा स्टैंडिंग, ना हम इनको क्या बोल सकते हैं पूरा सिंगल यूज प्लान, ठीक है। तो स्ट्रैटेजीज और ऑब्जेक्टिव्स ये ऐसे दो मेन प्लान्स के हिस्से हैं, ठीक है, जो कि टॉप मैनेजमेंट बनाता है। दे आर सर्व्ड एज अ गाइडलाइन फॉर ओवरऑल प्लानिंग। जबकि सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान जो थे, जो अपन ने अभी डिस्कस किए, वो मेनली एक तरह से ऑपरेशनल प्लानिंग का प्रोसेस है। ऑपरेशनल मतलब लोअर लेवल वाला है। तो और एक और बहुत प्यारा सा डिफरेंस क्या देख सकते हैं अपन, कि जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, स्ट्रैटेजीज होती हैं, ये स्पेसिफिकली कौन बनाता है, टॉप लेवल वाला, ठीक है। और ये मदद करती है ओवरऑल प्लानिंग में। जबकि बाकी जो चीजें होती है, प्लान्स, पॉलिसी, सॉरी, ये प्रोसीजर्स, मेथड्स, बजट, ये सब कौन बनाएंगे, मिडिल और लोअर लेवल वाले हो सकता है, ठीक है। तो एक तरह से हल्का सा डिफरेंस इन्होंने ये दिया कि जो सिंगल यूज और स्टैंडिंग प्लान है वो ऑपरेशनल प्लानिंग के काम आते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रैटेजीज है वो ओवरऑल प्लानिंग में काम आती है, ठीक है। तो इन्होंने दो वर्ड्स और एक्स्ट्रा दिया, मतलब हमारे लिए एक तरह से समझ लो तीन चीजें हो गई। एक सिंगल यूज प्लान हो गया, एक स्टैंडिंग प्लान हो गया, और एक बचे कुछ दो चीजें और जो इनमें नहीं आती है, वो है स्ट्रैटेजीज और ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। फिर सिंगल यूज और स्टैंडिंग प्लान में डिफरेंस दे रखा है, वो तो बहुत सिंपल है, अगर आप देखो तो सिंगल यूज प्लान एक बार यूज होता है, अपन ऐसे भी याद कर चुके हैं। स्टैंडिंग प्लान बार बार यूज होता है। दूसरा, सिंगल यूज प्लान जो है वो डेवलप किया है किसके लिए, किसी एक वन टाइम इवेंट के लिए, वो इवेंट बार बार रिपीट नहीं होगा। जबकि स्टैंडिंग प्लान किसके लिए डेवलप किया है, ऐसी एक्टिविटी के लिए जो बार बार हो रही है। फिर सिंगल यूज प्लान को आप डिस्कार्ड कर दोगे, खत्म कर दोगे जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। जबकि स्टैंडिंग प्लान जो है एक बार डेवलप हो गया तो उसके बाद वो लगातार यूज होगा। मॉडिफिकेशन उसमें हो सकते हैं हल्के फुल्के, लेकिन उसको यूज बार बार करेंगे। वो सिंगल प्लान में एग्जाम्पल आ गए, बजट, प्रोग्राम,
प्रोजेक्ट, स्टैंडिंग प्लान के पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स और उसके एग्जांपल्स हो गए। क्लियर? तो दोनों प्लान्स समझ में आ गए? सिंपल। ओके, अब जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है टाइप्स ऑफ प्लान्स। अब यही सारी चीजें डिटेल में पढ़नी है। जो प्लान्स के सारे अपन ने पढ़े ना, ये तो मोटे मोटे टुकड़े तो पढ़ लिए, सिंगल यूज और स्टैंडिंग। अब इनके अंदर जो एक एक प्लान है, जैसे ऑब्जेक्टिव एक हो गया, स्ट्रेटेजी एक हो गया, मेथड हो गया, रूल्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, प्रोग्राम, बजट, इन सब के बारे में शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ना है अपने को, ठीक है। और इस पे क्वेश्चंस आते ही हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन इनमें आएंगे, चांसेस पूरे हैं, ठीक है। पहले मैं आज आपको सिर्फ ये एक दो ही बता रहा हूँ, ठीक है, शुरुआत वाले जो ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजी है, बाकी सब कल डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहला क्या है, वो है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बोला ना, तो ये सिंगल यूज प्लान है ना ये स्टैंडिंग प्लान है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए एक लाइन तो बहुत प्यारी है, शायद अपन ने शायद 11 में पढ़ी थी, मुझे ध्यान नहीं है। ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट मतलब SMART। एस का मतलब होता है स्पेसिफिक। ऑब्जेक्टिव हमेशा कैसा होना चाहिए? स्पेसिफिक, कि ये मेरे को ये अचीव करना है। दूसरा, ऑब्जेक्टिव हमेशा मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल मतलब जिसको आप माप सको, ठीक है, कि यार ये 10,000 यूनिट्स मुझे बनानी है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। 15,000 रुपए का प्रॉफिट कमाना है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। मेजरेबल होना चाहिए। तीसरा, ऑब्जेक्टिव अचीवेबल हो, मतलब अचीव करने लायक हो। आप ऐसे बोलो चांद पहले तोड़ के लाऊंगा, वो कोई अचीवेबल नहीं है। ऑब्जेक्टिव रेलेवेंट भी होना चाहिए, मतलब एंटिटी को उस उद्देश्य की उस समय जरूरत होनी चाहिए। और ऑब्जेक्टिव टाइम बाउंड भी होना चाहिए। टाइम बाउंड का मतलब है समय के अंदर आपको अचीव करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपने अनलिमिटेड टाइम लिमिट सेट कर रखी है, टाइम बाउंड होना चाहिए। क्लियर? तो ऑब्जेक्टिव की कहानी बहुत सिंपल है। एस स्पेसिफिक, एम मेजरेबल, ए अचीवेबल, आर रेलेवेंट और टी टाइमली। क्लियर? ओके। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्टिव है कंपनी का, क्या कि सेल बढ़ानी है उनको कितनी? 10% से, ठीक है। तो सेल उनको बढ़ानी है अगर 10% से 6 महीने में, तो उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि उनको ये करना है। स्पेसिफिक भी है, ठीक है, मेजरेबल भी है, अचीवेबल भी है, ठीक है, टाइमली भी है और रेलेवेंट भी है। ओके, अब आते हैं फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव पे। ओके, फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव की बात करें हम लोग अगर, तो 6 ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, ठीक है। पहला फीचर क्या है? आपको ये डिसाइड करना है कि व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है हमें, ठीक है। फीचर्स है बहुत सिंपल। ऑब्जेक्टिव के अंदर अपन क्या सेट करते हैं? व्हाट इज टू बी डन, क्या एंड रिजल्ट होगा प्लान का। सारी एक्टिविटीज जो है वो सब किसकी तरफ डायरेक्टेड होती हैं? ऑब्जेक्टिव की तरफ। ऑब्जेक्टिव एक तरह से हमें गाइडेंस भी देता है, क्योंकि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव भी बनता है प्लान के लिए, तो गाइड भी करता है कि ओवरऑल प्लान आपको किस दिशा में लेके जाना है। ऑब्जेक्टिव ये भी बताता है कि फ्यूचर में क्या अचीव करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हो। इट डिफाइंस द फ्यूचर स्टेट ऑफ अफेयर्स। फ्यूचर में आप किस चीज के लिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव कर रही है, मतलब बढ़ रही है अचीव करने के लिए। और ऑब्जेक्टिव कौन सेट करता है? टॉप मैनेजमेंट, ठीक है। बस ये पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव का लास्ट है आज का, ठीक है, फिर अपन डिस्कस करते हैं बाकी चीज। फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव वापस देख रहा क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या होता है? व्हाट इज टू बी डन। ऑब्जेक्टिव एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं? इट इज द एंड रिजल्ट ऑफ प्लान, क्योंकि प्लान से वही अचीव करना है मुझे। फिर सारी एक्टिविटीज किसकी तरफ डायरेक्टेड है? ऑब्जेक्टिव की तरफ। ऑब्जेक्टिव एक तरह से गाइड का काम कर रहा है प्लानिंग के लिए। ऑब्जेक्टिव ये भी बता रहा है कि ये फ्यूचर स्टेट ऑफ अफेयर है जो ऑर्गेनाइजेशन अचीव करने के लिए आगे बढ़ रही है। और ऑब्जेक्टिव्स कौन सेट कर रहा है? टॉप मैनेजमेंट, ठीक है। तो 4 फीचर भी याद कर लो। देखो, ऑब्जेक्टिव कौन सेट कर रहा है? टॉप मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव एक तरह से क्या है? एंड रिजल्ट है प्लान का, और ये गाइड भी करता है प्लानिंग के लिए, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव जो है वो फ्यूचर स्टेट ऑफ अफेयर बता रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो है वो ये बता रहा है कि क्या करना चाहिए, ठीक है। और ये सारी एक्टिविटीज जो हम भी कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं एक्टिविटीज, चाहे वो लोअर लेवल पे हो, मिडिल हो, सब किसकी तरफ डायरेक्टेड है? ऑब्जेक्टिव की। और स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है वो आ रहा है स्ट्रैटेजी। नाउ स्ट्रैटेजी भी मैंने आपको कल बताया था, ना तो ये सिंगल यूज प्लान है ना स्टैंडिंग प्लान है। मतलब 2 ही प्लान ऐसे होते हैं जो ना तो सिंगल यूज होते हैं ना स्टैंडिंग होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रैटेजीज। अब अपन बात करें स्ट्रैटेजीज की। स्ट्रैटेजी क्या होती है? स्ट्रैटेजी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या हो गया? डिटेल्ड, है ना। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या हो गया? डिटेल्ड प्लान है।
कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकता है। ठीक है, स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, डिटेल्ड प्लान है कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकता है। मतलब एक तरह से हम यूं बोले कि जैसे हम नहीं बोलते हमने स्ट्रैटेजी बनाई। स्ट्रैटेजी बनाई का मतलब क्या हुआ कि हमने एक व्यू रचना बनाई है कि हमें ये इस तरह से काम करना है ताकि हमारा जो उद्देश्य है वो अचीव हो जाए। जैसे आप लोग घर पे अभी स्ट्रैटेजी बना रहे हो कि किस तरह से पढ़ना है ना। तो स्ट्रैटेजी का मतलब क्या हो गया? कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है कि किस तरह से आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करोगे। और मेनली ये काम कौन करेगा? टॉप लेवल, है ना। स्ट्रैटेजी सारी बनाने का काम कौन करेगा? टॉप लेवल। और उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करने वाले का काम जो है वो बॉटम लेवल और मिडिल लेवल वाले लोग करने वाले। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी की अगर फीचर्स देखें, अगर पहले तो डायमेंशंस देख लें कि स्ट्रैटेजी एक तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव डिसाइड करती है। स्ट्रैटेजी एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए अडॉप्ट करी जाती है। ठीक है, कि भाई इस पर्टिकुलर चीज के लिए मेरी स्ट्रैटेजी क्या होगी। जैसे मेरा प्रोडक्ट है कोई, अब उसकी सेल बढ़ानी है, सेल बढ़ाने की स्ट्रैटेजी क्या होगी? ठीक है, लॉन्ग टर्म में क्या होगी वो यहाँ पर डिसाइड करी जाती है। और तीसरा, स्ट्रैटेजी के अंदर ये भी डिसाइड होता है कि इस उद्देश्य को अचीव करने के लिए मुझे कितने रिसोर्सेज अलोकेट करने पड़ेंगे। तो मैं अगर थोड़ा और प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं इसका, कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोविड-19 चल रहा है, तो इसके लिए केंद्र सरकार जो टॉप लेवल पे है ना, उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बना रखी है। ठीक है, कि भाई क्वारंटाइन करना है कि लॉकडाउन करना है, ये स्ट्रैटेजी है। और ये उनको अभी तो लंबे समय के लिए और पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए डिसाइड करी उन्होंने स्ट्रैटेजी। ठीक है, और उसके लिए फिर उन्होंने रिसोर्सेज भी एलोकेट किए, बजट एलोकेट किया। ठीक है, तो वो सारा स्ट्रैटेजी का पार्ट है। स्ट्रैटेजी कौन बनाता है? टॉप लेवल बनाता है। ठीक है, और इसीलिए टॉप लेवल को एनवायरनमेंट को स्कैन करने की जरूरत है, अंडरस्टैंड करने की जरूरत है बिफोर फ्रेमिंग एनी स्ट्रैटेजी। तो कोई भी स्ट्रैटेजी बनाने से पहले एक बार एनवायरनमेंट को जरूर समझ लेना, एनवायरनमेंट को जरूर अंडरस्टैंड कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? ओके, तो स्ट्रैटेजी का अब मैं सारे पॉइंट्स अब बता रहा हूँ आपको, फीचर्स। बाकी बेसिक जो पॉइंट है मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रैटेजी टॉप लेवल वाला बनाता है। स्ट्रैटेजी कॉम्प्रिहेंसिव मतलब बहुत डिटेल्ड में प्लान है। ठीक है, जो कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाया जाता है। एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन उसमें बताया गया होता है कि ये तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और रिसोर्स अलोकेशन भी उसके अंदर रहेगा। ठीक है, अब उसके फीचर्स देख लोगे तो क्लैरिटी भी आ जाएगी। पहला फीचर, स्ट्रैटेजी इज द ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है डिजाइन, स्केच, ड्राइंग। तो स्ट्रैटेजी एक ब्लूप्रिंट है, एक डिजाइन है किसकी? बिजनेस की। और ये बताती है कि इस तरह से बिजनेस को चलाना है। आउटलाइन, आउटलाइन मतलब पूरी बाहरी पिक्चर क्लियर कर देती है कि ये तरीका होगा, इस दिशा में इस तरीके से इस बिजनेस को आगे अपने को लेके जाना है। तो एक तरह से पूरा रफ स्केच तैयार हो गया है, एक ड्राइंग तैयार हो गई है, और इस ड्राइंग के आधार पे आपको रियलिटी में काम करना है। ठीक है, पूरा ड्राफ्ट तैयार हो गया है एक तरह से, ऐसा बोल लेते हैं। दूसरा, स्ट्रैटेजी किससे इन्फ्लुएंस होती है? अभी बोला मैंने आपको बिजनेस के एनवायरनमेंट से, क्योंकि एनवायरनमेंट जैसा होगा उसके अनुसार आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। तीसरा, स्ट्रैटेजी आपको दिशा दिखाती है कि फ्यूचर में क्या डिसीजन लेने हैं आपको। ठीक है, आपका स्कोप बताती है कि ये स्कोप, ये दायरा रहेगा आपको फ्यूचर में काम करने का। तो एक लॉन्ग टर्म के लिए आपको डिसीजन मेकिंग में मदद कर रही है और आपका स्कोप भी डिसाइड कर रही है। फोर्थ, स्ट्रैटेजी ये बताती है कि ब्रॉड एरियाज कौन से हैं ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, ब्रॉड एरियाज मतलब मोटे मोटे एरियाज कौन से हैं जहां पर ऑर्गेनाइजेशन को काम करना है। ठीक है, मैंने बोला ना आपको स्कोप बता देती है। स्कोप बता देती है मतलब एरियाज बता देती है कि इन एरियाज में आपको वर्क करना है। स्ट्रैटेजी, अगला पॉइंट तो वही है, स्ट्रैटेजी यूजुअली टेक्स द कोर्स ऑफ फॉर्मिंग द ऑर्गेनाइजेशंस आइडेंटिटी इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। ये वाला पॉइंट तो सेम हो गया। और लास्ट पॉइंट इज, मेजर जो स्ट्रैटेजिक डिसीजन होते हैं will include decision like whether the organization will continue in the same kind of business or it will combine the new lines of activities। तो ये वाला पॉइंट भी मस्त है, लास्ट वाला क्या बोलता है? मेजर मेजर स्ट्रैटेजिक डिसीजन, बड़े बड़े स्ट्रैटेजिक डिसीजन कौन से होते हैं? जैसे क्या ऑर्गेनाइजेशन को सेम बिजनेस में रहना चाहिए, या ऑर्गेनाइजेशन को ये बिजनेस बंद कर देना चाहिए, या ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे बिजनेस ऐड करने चाहिए। ये बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं और ये सब स्ट्रैटेजिकली ऊपर ही लिए जाते हैं। आपने अभी वीडियो भी देखा होगा, एक बहुत कांग्रेस लीडर का वीडियो भी चल रहा है, स्ट्रैटेजिक स्ट्रैटेजिक स्ट्रैटेजिक, है ना। अगर आपने देखा हो तो स्ट्रैटेजिकली वर्ड जो है उसने बहुत बार यूज किया। और स्ट्रैटेजी इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये वर्ड जो है ना, इसका लॉजिक बहुत शानदार है कि यार ये आपको दिशा दिखाती है
ये आपको रास्ता बताती है कि दिस इज द वे, दिस इज द डायरेक्शन जिसमें आपको आगे जाना है। तो अब आप पूछोगे सर प्लान और स्ट्रैटेजी में क्या फर्क है, तो मैंने आपको क्या बोला अभी, ये एक टाइप ऑफ प्लान ही है, ठीक है। स्ट्रैटेजी इज ऑल्सो टाइप ऑफ प्लान, इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, ठीक है, जिसमें सारी चीजें कवर करी होंगी, बस इससे बाहर नहीं जाना। ये एक तरह से आपके लिए वो है, अभी रिसेंट लक्ष्मण रेखा चल चल लेते हैं, अभी रिसेंट भी चल रही है। तो लक्ष्मण रेखा है ये, इसके अंदर रहते हुए ही आपको क्या करना है, सारे काम करने हैं। एरियाज भी बता देगा वो। और ये लक्ष्मण रेखा किसको देख के बनाई है, बाहरी वातावरण को देख के, कि बाहर जो रावण है वो एंटर ना कर सके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये लक्ष्मण रेखा उसको देख के बनाई गई है। लॉन्ग रन के लिए बनाई गई है। डिसीजन भी आपको उसी के अंदर रहते हुए लेने हैं, आपका दायरा भी रहेगा, ब्रॉड एरियाज भी रहेंगे, और आपको डिसीजन भी ये लेना है कि भाई मेरे को कौन से बिजनेस में रहना चाहिए, कौन से में हटना चाहिए, कौन से को ऐड करना चाहिए, ये सब डिसीजन यहाँ आएंगे। और जो अपन एग्जांपल लेके चल रहे थे, जैसे आपने सेल्स बढ़ानी है आपको, तो आपकी स्ट्रैटेजी सेल्स बढ़ाने का, उसके लिए रिसोर्सेज क्या होंगे, कि भाई एडवर्टीजमेंट का खर्चा करना है, क्या करना है, वो सब डिसीजन मेकिंग आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। ओके, तो ये दो चीजें तो मैंने आपको बता दी, जो न तो स्टैंडिंग प्लान है न सिंगल यूज प्लान है, ठीक है। ये दोनों अलग हैं। दोनों कौन से, ऑब्जेक्टिव एक हो गया, ऑब्जेक्टिव तो समझ में आता ही है वैसे भी, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी का भी पॉइंट हो गया। वापस स्ट्रैटेजी में मेन मेन बातें क्या ध्यान रखनी है, स्ट्रैटेजी जो है क्या होती है, लॉन्ग टर्म होती है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जो ऑब्जेक्टिव सेट करती है ऑर्गेनाइजेशन का। स्ट्रैटेजी टॉप लेवल बनाता है। स्ट्रैटेजी के फीचर्स क्या हैं, या स्ट्रैटेजी बनाते समय हमेशा ये ध्यान रखना है कि स्ट्रैटेजी एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए होगी, लॉन्ग टर्म के लिए होगी, और रिसोर्सेज भी उसके लिए अलोकेटेड होंगे। फिर स्ट्रैटेजी के फीचर्स क्या है, ये स्ट्रैटेजी आपको एक लॉन्ग टर्म डायरेक्शन देती है, एक तरह से आपके लिए ब्लूप्रिंट है, तैयारी कर लेके रख देती है पहले से कि बिजनेस का ब्लूप्रिंट ये है, इसी के अंदर इसी आउटलाइन में ही बिजनेस को काम करना है, लक्ष्मण रेखा जो मैंने आपको लॉजिक बताया। फिर स्ट्रैटेजी किससे किसको देख के बनती है, बिजनेस एनवायरनमेंट को देख के बनेगी, ठीक है। स्ट्रैटेजी आपको डायरेक्शन देगी, फ्यूचर डिसीजंस किस तरह से लेने हैं, कौन कौन से ब्रॉड एरियाज हैं जिसमें आपको काम करना है, ठीक है। स्ट्रैटेजी यूजुअली टेक्स द दैट वो वाला पॉइंट उतना काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रैटेजी बड़े बड़े डिसीजन कौन से होते हैं उसमें, तो बड़े बड़े डिसीजन कौन से होते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन को सेम काइंड ऑफ बिजनेस में रहना है कि नहीं रहना है, उसको नई एक्टिविटीज को ऐड करना है कि नहीं करना है, वो सारे पॉइंट्स इसमें कवर हो जाएंगे। क्लियर, दो पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, दैट इज एक तो हमारा हो गया स्ट्रैटेजी का और एक हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव का। क्लियर है, इजी, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा, अब हम स्टैंडिंग प्लान्स पे आ रहे हैं, ठीक है। स्टैंडिंग प्लान कौन से प्लान्स होते हैं, क्या डिस्कस किया था अपन ने, वो प्लान जो बार बार चेंज नहीं होगा, वो रिपीटेटिव है, वो लगातार यूज होता रहेगा, ठीक है। तो पॉलिसी जो बनती है ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो पॉलिसी एक स्टैंडिंग प्लान होता है। अब पॉलिसी में जैसे आपने देखा होगा, कभी दुकान पे लिखा हुआ होता है कि ग्राहक उधार मांग के शर्मिंदा ना करे, तो ये उसकी पॉलिसी है कि वो उधार पे नहीं देगा सामान, ठीक है। तो अब वो पॉलिसी चेंज नहीं होती है रोज, ऐसा नहीं कि आज दे दूंगा कल नहीं दूंगा, ठीक है, कि आज अच्छा दिन है तो आज दे दूंगा, नहीं। तो ये लॉजिक एक ध्यान रखना है आपको, क्या, कि पॉलिसीज जो होती हैं वो लॉन्ग टर्म होती हैं, उनमें बार बार बदलाव नहीं होता। अब सवाल ये आता है कि पॉलिसी होती क्या है। तो पॉलिसी का मतलब है कि यार उस दुकानदार ने ऐसा क्यों लिखा कि ग्राहक उधार मांग के शर्मिंदा ना करे, या यहाँ पर कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको पहले प्रॉब्लम हो चुकी होगी कि जब उसने क्रेडिट दिया होगा, ठीक है, तो कुछ लोग जो हैं उन्होंने वापस उनको भुगतान नहीं किया होगा, पेमेंट नहीं किया होगा, तो उसने एक जनरल पॉलिसी बना दी, जनरल सिचुएशन के लिए, जनरल प्रॉब्लम के लिए, कि भाई ये मेरे यहाँ तो ये पॉलिसी रहेगी रहेगी। तो पॉलिसी का मतलब क्या हुआ, पॉलिसी मतलब एक जनरल रिस्पॉन्स है ऑर्गेनाइजेशन का, किसके प्रति, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम या सिचुएशन के प्रति एक जनरल रिस्पॉन्स है, कि हमेशा मेरा रिस्पॉन्स यही रहेगा, ठीक है, अब मैं क्रेडिट पे दूंगा ही नहीं, है ना। तो एक सिचुएशन, एक प्रॉब्लम के लिए जनरल रिस्पॉन्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पॉलिसी। अच्छा, पॉलिसी क्या सारी ऑर्गेनाइजेशंस में सेम होंगी, नहीं, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना तरीका होगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ठीक है। हो सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशन ये ना लिखे नो क्रेडिट, पर वो लिखे कि उधार मांग के आप अपनी टूटा हुआ हाथ भी साथ में ले जाएं, ठीक है। तो उस केस में उसने डराने का पॉलिसी बना लिया है कि अगर उधार मांगा तो तुम्हारे हाथ तोड़ देंगे, ठीक है। तो ये लॉजिक यहाँ पर बता रहा है, ओके। तो क्या लिखा है, इन सिंपल वर्ड्स, सिंपल भाषा में करें तो इट इज द ऑर्गेनाइजेशन वे ऑफ हैंडलिंग द प्रॉब्लम, ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से अपनी प्रॉब्लम को हैंडल करती है, ये पॉलिसी के अंदर आता है। पॉलिसीज आर मेड एट एवरी लेवल, क्योंकि हर लेवल ऑफ मैनेजर्स को क्या चाहिए होता है, हर लेवल ऑफ मैनेजर को
सिचुएशन अपने हिसाब से हैंडल करनी है, ठीक है, तो हर को अपनी अपनी पॉलिसी बनानी पड़ती है अपने हिसाब से। ओके, तो पॉलिसीज आर मेड एट एवरी लेवल बिकॉज द मैनेजर्स एट एवरी लेवल नीड्स टू डिसाइड or predetermine the way of handling a situation, and the policy acts as a guide to take decision in the unexpected situation। दो बातें इसमें है, एक तो पॉलिसी हर लेवल पे चाहिए क्योंकि हर मैनेजर अपने तरीके से उसको सॉल्व करेगा, तो हर लेवल ऑफ मैनेजर अपने हिसाब से पॉलिसी बना सकता है, ठीक है। परचेस मैनेजर पॉलिसी अपनी अलग रख सकता है, सेल्स मैनेजर अपनी पॉलिसी सेल्स के लिए अलग रख सकता है, ठीक है। दूसरा, पॉलिसी एक तरह से आपको गाइड भी करेगी। जहां से मान लो मेरे कोई नया एम्प्लॉय आया, अब उसको मालूम ही नहीं क्या करूं इस सिचुएशन में, एकदम नई सिचुएशन आ गई, तो अगर वो पॉलिसी को देख लेगा कि जनरली ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से रिस्पॉन्ड करती है सिचुएशन को, तो वो भी उसको रिस्पॉन्ड कर पाएगा। तो एक नए एम्प्लॉइज के लिए बहुत अच्छा है कि वो उसको गाइडेंस मिलती है पॉलिसी के थ्रू कि उसको किस तरह से अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को टैकल करना है। अच्छा, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हमेशा एम्प्लॉय से बात करनी जरूरी है। मैंने क्या बोला, हर एम्प्लॉय का अपना तरीका होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, तो उसकी पॉलिसी वो अपने लेवल पे बनाएगा, ठीक है। तो इसलिए पॉलिसी जो बनेगी ऑलवेज एनकरेज इनिशिएटिव ऑफ एम्प्लॉयज, because employees have to deal with the situation and the way of handling the situation is decided in consultation with the employee। तो एम्प्लॉयज से बात करना, एम्प्लॉयज को बोलना कि तुम भी इनिशिएटिव लो, तुम भी बताओ कि किस तरह से सॉल्व करें ताकि हम पॉलिसी उसी हिसाब से बनाए, क्योंकि हर का तरीका अलग हो सकता है, तो तीनों लेवल पे पॉलिसी अलग बन सकती है। फाइन, आगे क्या लिखा है, बड़ी बड़ी पॉलिसीज जो होती हैं, ठीक है, मेजर पॉलिसीज, वो तो हम सबको इसको बता देते हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स को। स्टेक होल्डर मतलब जिनका भी स्टेक है मतलब हित है कंपनी में, जैसे कस्टमर्स को बता दी, क्लाइंट्स को पहले ही बता दी कि भैया हमारे यहाँ क्रेडिट नहीं चलता है, कॉम्पिटिटर को बता दी, सप्लायर को बता दी। जबकि जो छोटी छोटी पॉलिसीज होती हैं, ठीक है, हमारे इंटरनल यूज के लिए होती हैं, ठीक है, और वो सिर्फ किसको मालूम है, वो हमारे सिर्फ इन वाली पॉलिसीज, वो बाहर वाले को मालूम नहीं है। ओके, क्लियर। नाउ फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा है, जैसे परचेज पॉलिसी है, ठीक है, तो परचेज पॉलिसी जो है वो जैसे किसके लिए है कि भाई परचेज पॉलिसी कैसे होगी, किस सप्लायर से खरीदना है, जब सप्लायर से खरीदेंगे तो क्राइटेरिया क्या रहेगा, ठीक है। अब इसके लिए स्पेसिफिकली हमने सप्लायर से चीजें मांग ली है, ठीक है, तो हमने सप्लायर्स को देखा, हमारे यहाँ पॉलिसी क्या होगी, भाई हमारे को ये क्राइटेरिया फुलफिल करने हैं, ठीक है। कौन से क्राइटेरिया फुलफिल करने, कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया दे रखे हैं, तो स्पेसिफिक क्राइटेरिया आपको फुलफिल करने हैं और उसी क्राइटेरिया के तहत ही आपको सप्लायर से खरीदना है, तो पॉलिसी क्लियर है। अब उस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत सारी पॉलिसीज हो सकती है ना, मैं आपको फीचर्स भी बताता हूँ, फिर मैं वापस रिवाइज कर, भैया अभी तक जो पढ़ाई काम करे वो बता देना। पॉलिसी का लॉजिक क्या है, फिर से शुरू हो गया काम। पॉलिसी का लॉजिक क्या है, पॉलिसी मीन्स व्हाट, पॉलिसी मीन्स एक जनरल रिस्पॉन्स, किसका, किसी का भी किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम या सिचुएशन के प्रति। ओके, एक जनरल रिस्पॉन्स किसी का भी किसी प्रॉब्लम के प्रति। सिंपल, ऑर्गेनाइजेशन का अपना तरीका है किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। पॉलिसीज जो है वो सारे लेवल पे बनेगी, ठीक है, पॉलिसीज जो है वो सारे लेवल पे डिसाइड होगी, है ना। पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हमेशा एम्प्लॉयज का इनिशिएटिव कंसिडर होना चाहिए, ठीक है, पॉलिसी लेवल में हमेशा एम्प्लॉयज का इनिशिएटिव कंसिडर होगा, ठीक है। प्लस बड़ी बड़ी पॉलिसीज तो सबको कम्युनिकेटेड होंगी, लेकिन छोटी पॉलिसीज जो हैं वो सिर्फ इनसाइडर्स को पता होंगी, बाकी किसी को पता नहीं, ठीक है। अब पॉलिसी के फीचर्स देख लें, बहुत सिंपल है। पॉलिसी किसके आधार पे बनेगी, ऑब्जेक्टिव के आधार पे, कि जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया है उसको ध्यान में रखते हुए हम क्या बनाएंगे, पॉलिसीज। दूसरा, ये गाइड करती है, मैंने आपको बोला मैनेजर को, कि मैनेजर अच्छे से स्ट्रैटेजी को क्या कर सके, इंप्लीमेंट कर सके। थर्ड, पॉलिसी क्या कहलाती है, ऑर्गेनाइजेशन का अपना तरीका। कस्टमाइज्ड का मतलब क्या हो गया, अपना तरीका। सो पॉलिसी इज ऑर्गेनाइजेशंस कस्टमाइज्ड वे ऑफ हैंडलिंग अ प्रॉब्लम, कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से प्रॉब्लम को हैंडल करेगी, उनका खुद का कस्टमाइज मतलब क्या हो गया, अपने अनुसार बनाया गया तरीका, दैट इज नोन एज पॉलिसी। पॉलिसी के अंदर पैरामीटर्स भी होंगे, पैरामीटर्स मतलब पॉइंट्स, ठीक है, जिनके अंदर रहते हुए मैनेजर को काम करना है। तो जैसे क्रेडिट नहीं देने की पॉलिसी है, तो सारे मैनेजर्स को इसी पैरामीटर मतलब इसी फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए, इसी नॉर्म्स के अंदर रहते हुए, इसी स्टैंडर्ड के अंदर रहते हुए क्या करना है, काम करना है। ओके, फाइन, क्लियर। ओके, तो पॉलिसी का लॉजिक क्लियर। पॉलिसी एक स्टैंडिंग प्लान है। पॉलिसी में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या थी, एक सिचुएशन है और उस सिचुएशन का आप जनरल क्या कर रहे हो, रिस्पॉन्स दे रहे हो, ठीक है। और दिमाग में हमेशा एक एग्जांपल याद रख लो, ग्राहक को पहले ही बता दिया हमने कि यहाँ पर उधार नहीं चलेगा, नो क्रेडिट प्लीज लिखा हुआ होता है बहुत सारी जगह, ठीक है।
फिर सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये ऑर्गेनाइजेशन का अपना तरीका है प्रॉब्लम हैंडल करने का, तो फीचर भी बन गया ये एक तरह से गाइड कर रहा है मैनेजर को, ये सारे लेवल्स पे बनेगी। इसमें एम्प्लॉय का इनिशिएटिव चाहिए होता है, इनको भी फीचर में यूज कर सकते हो आप, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव को देखते हुए बनाई जाएगी, ठीक है। और ये आपको ब्रॉड पैरामीटर्स मतलब एक मापदंड दे देती है कि इसके अंदर रहते हुए आपको क्या करना है, काम करना है, ठीक है। तो दैट इज अ पॉलिसी। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो चाहो तो, मैंने एक तो एग्जाम्पल दे दिया था। जैसे परचेज पॉलिसी के अंदर क्या पॉलिसी है कि आपने कितने सप्लायर से खरीदना है, ये आपने फिक्स कर रखा है कि हम 3 सप्लायर से ज्यादा से नहीं खरीदेंगे। फिर उन सप्लायर 10 सप्लायर में से 3 को कैसे चुनेंगे उसके लिए आपने एक क्राइटेरिया सेट कर रखा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पहले ही ध्यान रखनी। ओके फाइन, लॉजिक क्लियर। ओके, नेक्स्ट आता है प्रोसीजर। नाउ व्हाट इज प्रोसीजर? अब प्रोसीजर्स जो हैं वो भी स्टैंडिंग प्लान्स ही होते हैं। प्रोसीजर भी क्या है, स्टैंडिंग प्लान, कि आपने कोई पर्टिकुलर प्रोसेस सेट कर रखा है तो उसमें आप बार बार बदलाव नहीं करोगे। जैसे स्कूल में भी कुछ प्रोसीजर्स फिक्स्ड हैं कि इसी प्रोसीजर के तहत, जैसे आपका शेड्यूल आपने बना दिया, टाइम टेबल आपने बना दिया, तो वो प्रोसीजर फिक्स है कि ये इसी टाइम एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है। एडमिशन का, स्कूल के एडमिशन का एक एग्जांपल मैंने दे रखा है। स्कूल का एडमिशन का प्रोसेस फिक्स है, ठीक है, कि आपको पहले ये करना है, फिर उसके बाद उसमें एडमिशन फॉर्म भरना है, वो प्रोसेस फिक्स है, ठीक है। इंटरव्यू होगा, वो सब प्रोसेस फिक्स है। तो हर जगह का प्रोसीजर क्या होता है, अगेन वो भी फिक्स होता है, उसमें भी बार बार बदलाव नहीं होते। प्रोसीजर का मतलब सिंपल आप बता दो, प्रोसीजर मतलब स्टेप्स। भाई जो भी स्टेप्स आपको अपनानी है आप पहले फिक्स कर दो, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि हाथ धोने का भी एक प्रोसीजर होता है, ठीक है, कि पहले आप ऐसे करो, फिर ऐसे ऐसे करो, फिर देखा आपने, वो प्रोसेस फिक्स है, हर बार वो कभी भी बताएंगे उसी प्रोसीजर से ही बताएंगे। सो देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोसीजर। तो प्रोसीजर मतलब स्टेप्स पहले ही बताती है कि फ्यूचर में भी कुछ कंडीशन होती है तो आपको यही प्रोसीजर अपनाना है। तो प्रोसीजर का डेफिनेशन क्या हो गया, दे आर दी स्टेप्स, रिक्वायर्ड स्टेप्स एस्टैब्लिश्ड इन एडवांस टू हैंडल अ फ्यूचर कंडीशन। ये फ्यूचर में भी अगर ये कंडीशन होती है तो ये पहले ही हमने स्टेप्स एस्टैब्लिश कर लिए हैं, ये स्टेप्स आपको फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे लिखा है, प्रोसीजर फॉर एडमिशन इन अ पर्टिकुलर स्कूल, है ना। फिर आगे क्या बोलता है, प्रोसीजर्स क्या होते हैं, दे आर रिक्वायर्ड स्टेप्स। प्रोसीजर्स क्या होते हैं, दे आर स्टेप्स, ठीक है। मैंने आपको लॉजिक तो बता ही दिया था। प्रोसीजर्स क्या होते हैं, स्टेप्स जो पर्टिकुलर सिचुएशन में हैंडल करने के लिए पहले से आपने फिक्स कर रखी है। फिर प्रोसीजर्स आर मेड कॉमन फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स टू कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज। तो प्रोसीजर लगभग सारे डिपार्टमेंट्स में क्या रहेंगे, कॉमन रहेंगे, ठीक है, ताकि आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छे से रह सके। सो प्रोसीजर्स कट अक्रॉस ऑल द डिपार्टमेंटल लाइंस। तो प्रोसीजर के लिए क्या बोला है, प्रोसीजर अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग नहीं रहेगा, सारे डिपार्टमेंट्स को ज्वाइन करते हुए ही बना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द प्रोसीजर टू हैंडल द ऑर्डर बाय मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में ऑल्सो इन्वॉल्व सेल्स डिपार्टमेंट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जो मैंने दिया वो मैं आपको समझा रहा हूँ। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ऑर्डर्स को हैंडल कर रहा है, भाई ऑर्डर आया, उसको उसके हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग करेगा, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, सेल्स डिपार्टमेंट जब तक बताएगा नहीं किसको, और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को, कि भाई इतना ऑर्डर और आने वाला है या इतना ऑर्डर आ गया है, तब तक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट वाला मैन्युफैक्चर नहीं करेगा, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के प्रोसीजर के अंदर किसका प्रोसीजर बाय डिफॉल्ट कवर होगा, सेल्स डिपार्टमेंट का भी प्रोसीजर कवर होगा। मतलब सेल्स डिपार्टमेंट का लास्ट स्टेप जो होगा कि मुझे इंटीमेट करनी है किसको, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को, वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का फर्स्ट स्टेप हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये बोला है कि ये सारे डिपार्टमेंट्स में मर्ज होके बनता है, कॉमन ऐड होके बनता है, ऐसा नहीं हर डिपार्टमेंट के लिए अलग बनेगा, ठीक है। क्लियर। इसके फीचर्स देख लो, फीचर्स में वापस वही बातें लिखी है, दो चार तो वही है। पहला, प्रोसीजर क्या होते हैं, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं कि किस तरह से आप एक्टिविटीज को कैरी आउट करोगे। नेक्स्ट, ये जनरली किसके लिए है, इनसाइडर्स के लिए होते हैं प्रोसीजर, बाहर वालों के लिए तो है नहीं। तीसरा, ये क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी मतलब सीक्वेंस, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, इस तरह से चलते हैं, तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स और एक्शंस टू बी टेकन, ठीक है। ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ही है, एक्शंस आपको क्या लेने हैं, टू एनफोर्स अ पॉलिसी, मतलब एक पॉलिसी को किस तरह से लागू करवाओगे उसके वो प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, और किस तरह से ऑब्जेक्टिव अचीव करोगे वो प्रोसीजर है, स्टेप्स हैं। एंड प्रोसीजर ये बताता है कि किस तरीके से, एग्जैक्ट तरीके से आपको उस एक्टिविटी को करना है।
तो ये बिल्कुल स्टेप फिक्स होती है कि यही तरीके से आपको ये काम को करना है। तो कितना सिंपल हो गया देखो। प्रोसीजर क्या है? सीक्वेंस है कि किस तरह से एक्टिविटी को करना है। जनरली किसके लिए? इनसाइडर्स के लिए। सीक्वेंस में होती है, क्रोनोलॉजी में होती है। क्रोनोलॉजी का मतलब वही असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी। फोर्थ, ये बताती है कि पॉलिसी को किस तरह से आपको लागू करना है और किस तरह से ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। और पांचवा, ये एग्जैक्ट तरीका बताती है किस तरह से आप एक्टिविटी को कर। तो इससे ये क्लियर हो गया कि पॉलिसी और प्रोसीजर दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। भाई इंटरलिंक कैसे है? पॉलिसी आपको फ्रेमवर्क बता देगी, इस ढांचे के तहत आपको काम करना है, और काम कैसे करना है वो आ जाएगा किसके अंदर? प्रोसीजर के अंदर। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल भी हो सकता है ना, कि हम लोग ये एग्जाम्पल ले सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल पॉलिसी हमारी क्या है? नो क्रेडिट पॉलिसी। ठीक है, तो अब प्रोसीजर हमारा क्या रहेगा? प्रोसीजर हमारा ये रहेगा कि जब भी कोई पर्टिकुलर व्यक्ति आएगा, पहले उससे पूछेंगे कैश है क्या तेरे पास, या कार्ड से पेमेंट करेगा, चेक देगा, होगा तो ही आगे बढ़ेंगे, नहीं तो उसको भगा देंगे। फिर सेकंड स्टेप, फिर हम उसका बिल काटेंगे, बिल पे प्रॉपर लिखेंगे ये चेक नंबर है, वो इनकैश कराएंगे। तो हर चीज का एक प्रोसीजर फिक्स होगा, और वो प्रोसीजर फिक्स होने के बाद ही आप लोग कोई भी काम, मतलब वो प्रोसीजर पूरा होने के बाद ही आप अपना अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाओगे। ठीक है, क्लियर? जैसे स्कूल की पॉलिसी मान लो क्या है कि सिर्फ अच्छे बच्चों को ही, मतलब जो नॉलेजेबल है, जो पढ़ने में अच्छे हैं, उनको ही लेना है। ठीक है, ये पॉलिसी है स्कूल की। अब उसने प्रोसीजर क्या बना रखा होगा? पहले एडमिशन टेस्ट होगा, फिर वापस सेकंड कोई इंटरव्यू होगा, इन सब के बाद ही वो अच्छा बच्चा निकल के आ जाएगा उसमें से। ठीक है, बाकी एलिमिनेट हो जाएंगे। तो उन्होंने प्रोसीजर लगा दिया उस चीज के लिए। आए समझ? प्रोसीजर भी क्लियर है? ठीक है, अब ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, फीचर्स ठीक है, तीन तीन चार चार भी याद कर लिए तो बहुत है, क्योंकि खाली 1 मार्क 2 मार्क्स के अंदर ही काम आने वाले हैं ज्यादातर पॉइंट। अगला क्या है? अगला आया मेथड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मेथड? ठीक है, अब देखो, आपको थोड़ा कंफ्यूजन वापस क्रिएट होगा किसके बीच में? प्रोसीजर और मेथड के बीच में। पर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस बहुत ज्यादा इतना लोड नहीं आएगा। एक इतना सा फंडा समझ लो। मेथड मतलब किसी भी काम को करने के दो मेथड हो सकते हैं, तीन मेथड हो सकते हैं, चार तरीके हो सकते हैं। उनमें से एक तरीका जो आपने चुना ताकि वो काम सिस्टमैटिक हो, उसको बोलते हैं मेथड। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, डेप्रिसिएशन आप लोगों ने पढ़ा है ना? वेरी गुड। डेप्रिसिएशन के अंदर दो मेथड होते हैं, कौन से? दो, मेनली दो होते हैं, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी। ऐसे इन्वेंट्री की अगर आप पढ़ोगे, इन्वेंट्री में भी आप पढ़ोगे, तो उसमें भी दो तीन मेथड होते हैं, लीफो, फीफो। सुना नहीं होगा आपने, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, ऐसे मेथड्स होते हैं। ठीक है, हर चीज को करने के कुछ मेथड्स होते हैं। जैसे सबसे बेस्ट तो डेप्रिसिएशन हो गया, एसएलएम, डब्ल्यूडीवी, ये आपने पढ़ा ही है। स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, रिटन डाउन वैल्यू ऑफ मेथड डेप्रिसिएशन। अब इनमें से आपको एक मेथड चुनना है और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मेथड मतलब क्या हो गया? एक काम को करने का एक तरीका, स्टैंडर्डाइज तरीका। ऑप्शंस हो सकते हैं, पर उस काम को सिस्टमैटिक तरीके से, हमेशा उसी तरीके से करने का एक तरीका, उसको हम बोलते हैं क्या? मेथड। मेथड भी स्टैंडिंग प्लान है, रोज चेंज नहीं होते हैं। क्या लिखा है? मेथड कैन बी डिफाइंड एज अ फॉर्मल और अ सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग अ रूटीन और अ रिपीटेटिव जॉब। जो काम बार बार हो रहा है, जैसे एसएलएम मेथड आपने चुन लिया, तो अब बार बार आप एसएलएम मेथड ही रखना है, आप बार बार उसको चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो एक सिस्टमैटिक काम को करने के तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं? मेथड बोलते हैं। मैनेजर्स डिसाइड इन एडवांस द कॉमन वे ऑफ डूइंग अ जॉब, ताकि, अब ये मेथड फिक्स करना क्यों जरूरी है? ये मेथड फिक्स करना इसलिए जरूरी है ताकि किसके दिमाग में कंफ्यूजन न रहे? एम्प्लॉयज के दिमाग में कंफ्यूजन न रहे। जब भी एम्प्लॉयज एक्शन ले, वो यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब सेम तरीके से एक्ट करें। सबको पता है एक ही मेथड अपनाना है अपने को, तो अलग अलग बंदा अलग अलग तरीके से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करेगा। ठीक है, इससे स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन पे आता है। याद करो, अपना प्रिंसिपल भी था, स्टैंडर्डाइज एंड सिंप्लीफाइड हो जाता है काम। ठीक है, फिर एक तरह से एम्प्लॉय को गाइडेंस भी मिल जाती है। कोई नया एम्प्लॉय भी आया तो उसको पता चल जाता है, हाँ मुझे इसी मेथड को फॉलो करना है। ठीक है, और अब एक मेथड और प्रोसीजर में भी लिंक बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, प्रोसीजर के अंदर क्या होती थी? स्टेप्स, किसको परफॉर्म करने की? किसी भी जॉब को परफॉर्म करने की। प्रोसीजर के अंदर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 होती थी। अब स्टेप 1 कैसे करनी है वो मेथड बताएगा आपको। स्टेप 2 कैसे करनी है उसके लिए एक मेथड होगा। स्टेप 3 कैसे करनी है उसके लिए मेथड होगा। तो मेथड वापस छोटा टर्म हो गया। एक
प्रोसीजर की एक स्टेप को किस तरीके से परफॉर्म करना है वो किस में आ गया, वो इसमें आ गया। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको अभी वापस एग्जांपल वो कॉमन लेके बताऊं, ये एक पॉइंट ये देख लो, फिर मैं एग्जांपल वापस बोलता हूं। मेथड डील्स विद द टास्क कंप्राइजिंग वन स्टेप ऑफ अ प्रोसीजर एंड स्पेसिफाई हाउ दिस स्टेप हैज टू बी परफॉर्म्ड। अब मैं जैसे एग्जांपल लिया था, मैं तीनों को लिंक कर रहा हूं, पॉलिसी, प्रोसीजर और मेथड। पॉलिसी क्या थी? पॉलिसी थी कि अच्छे बच्चों को लेना है स्कूल में। प्रोसीजर क्या हुआ? स्टेप 1 उनका एडमिशन टेस्ट लो, स्टेप 2 उनका इंटरव्यू लो, स्टेप 3 उनके पेरेंट्स का इंटरव्यू लो। ठीक है, और फिर उसके बाद एडमिशन लो। अब जैसे फर्स्ट स्टेप थी, फर्स्ट स्टेप प्रोसीजर हो गई, स्टेप 1 प्रोसीजर, स्टेप 2 प्रोसीजर, स्टेप 3। अब स्टेप 1 हो गई जैसे एडमिशन टेस्ट लो। अब एडमिशन टेस्ट लेने का भी एक मेथड होगा, ओरल लेना है, रिटन लेना है, क्वेश्चन किस पैटर्न पे डालने, वो मेथड में आ गया। स्टेप 2 का भी एक मेथड है, स्टेप 3 का भी एक मेथड होगा। ठीक है, तो प्रोसीजर, हर एक प्रोसीजर की स्टेप का एक क्या होता है, तरीका होता है करने का। वो तरीका कहलाएगा क्या? मेथड ऑफ डूइंग सिस्टमैटिक वर्क इज नोन एज व्हाट? मेथड। ठीक है, वे ऑफ डूइंग अ सिस्टमैटिक वर्क इज नोन एज मेथड। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको दे ही दिया डेप्रिसिएशन का। ठीक है, फीचर्स देख लो इसके, सेम है लगभग। मेथड एक स्टैंडर्डाइज तरीका है कि किस तरह से काम को किया जाएगा। नेक्स्ट, मेथड में हमेशा सही तरीका आप चुनोगे तो समय भी बचेगा, पैसे भी बचेंगे और एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। मेथड अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग हो सकता है, मतलब ऐसा तो है नहीं कि एक फिक्स मेथड होगा हर टास्क के लिए। मेथड वेरीज फ्रॉम टास्क टू टास्क। क्लियर? ठीक है, तो मेथड का लॉजिक समझ में आ गया, मेथड क्या होता है समझ में आ गया। मैंने आपको बता दिया है मेथड क्या है, एक फॉर्मल सिस्टमैटिक वे है किसी भी टास्क को, जॉब को परफॉर्म करने का। मेथड इसलिए बनाया जाता है ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे एम्प्लॉइज को, यूनिफॉर्मिटी रहे जो भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उसमें, स्टैंडर्डाइजेशन या सिंप्लीफिकेशन आ सके, एम्प्लॉइज को गाइडेंस मिल सके किस तरह से उनको काम करना है। और एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, मेथड किसी भी प्रोसीजर की स्टेप का एक तरह से तरीका है उस स्टेप को किस तरह से परफॉर्म करना है। फीचर सेम ही है, स्टैंडर्डाइज वे है। राइट, अगर मेथड चुनोगे तो समय, मनी, एफिशिएंसी तीनों बढ़ेगी। और मेथड अलग हो सकते हैं टास्क टू टास्क। क्लियर? ओके, आ गया समझ? नेक्स्ट आते हैं रूल्स। तो लास्ट आज जो अपन देख रहे हैं वो है रूल्स। ठीक है, रूल्स भी स्टैंडिंग प्लान होते हैं। रूल भी क्या होता है? फिक्स। वो भी फिक्स ही रहेगा ज्यादातर केसेस में, वो भी बदलाव नहीं होगा उसके अंदर। जैसे आपके स्कूल में रूल है कि क्लासरूम को आप डिस्ट्रॉय नहीं करोगे। ठीक है, वो भले आप हो सकता है फॉलो नहीं करते हो, बट ऐसा रूल है, वहां लिखा हुआ है। आपके स्कूल में रूल है नो स्मोकिंग, होता है ना लिखा हुआ कहीं पे, और भी बहुत सारी जगह लिखा होता है नो स्मोकिंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो दिस इज अ रूल, स्पेसिफिक रूल्स। ठीक है, अब रूल क्या बताता है? ये एक्शन आप ले सकते हो और ये एक्शन आप नहीं ले सकते। ठीक है, आपको ये चीज अलाउड है लेकिन ये चीज बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो उसमें वहां कट लगा हुआ होता है कि क्रॉस लगा हुआ होता है, ये चीज नहीं कर सकते। तो रूल्स क्या बताते हैं हमेशा? दीज आर दी स्पेसिफिक एक्शंस, स्पेशल एक्शंस, एंड दीज आर दी नॉन एक्शंस ऑफ द एम्प्लॉय। और इसमें ऑप्शन नहीं होता कि आप अपनी मर्जी से चला लो, नहीं, ये फिक्स है, ये सबको अलाउड है और ये किसी को भी अलाउड नहीं है। सो देयर इज नो डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन मतलब मन मर्जी नहीं चल सकती रूल्स में, रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना जरूरी है, और अगर नहीं फॉलो कर रहे हो तो एम्प्लॉयज के खिलाफ एक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर कैन बी रूल ऑफ नो स्मोकिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो रूल क्या बता रहा है आपको? एम्प्लॉयज को बोल रहा है आप इस तरह से बिहेव कर सकते हो और इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते, और एम्प्लॉय अपने हिसाब से उस रूल में चेंज नहीं कर सकता। आपको स्पेसिफिक बोल दिया भाई सारे एम्प्लॉयज को बिहेवियर इस तरह से करना है, नो स्मोकिंग मतलब नो स्मोकिंग। ठीक है, तो फीचर्स क्या है रूल्स के? बहुत सिंपल है। रूल्स एक तरह से क्या है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट पहले मैंने पढ़ा था, रूल्स। ठीक है, रूल्स क्या बताते हैं? ये कर सकते हो और ये नहीं कर सकते। रूल्स रिजिड है, रिजिड है मतलब इसमें बदलाव नहीं हो सकता। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट है। और कंपल्सिव है, कंपल्सिव मतलब फॉलो करने ही है, कंपल्सरी है। ठीक है, और रूल्स को हम बोले तो दे आर द सिंपलेस्ट, यूजुअली द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ
प्लान। ये सबसे आसान तरीके का प्लान है, क्योंकि इसका दिमाग लगाना है, जो है रूल वो सबको फॉलो करना है, सबको एक्शन ये लेना अलाउड है तो वो ले सकते हैं, या अलाउड नहीं है तो नहीं ले सकते। रिजिड है रूल, स्ट्रिक्ट है रूल, कंपल्सिव है, अब अपने हिसाब से इसको चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये फिक्स कोड है ना। और ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लान है। तो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लान ध्यान रखना, क्योंकि एमसीक्यू में ये सब चीजें काम आती है कि दे आर द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लान्स, ठीक है, क्योंकि इसमें सोचना नहीं, दिमाग लगाना नहीं, चेंज करना नहीं, एक बार बन गया उसमें हमेशा वही रहेगा। एम्प्लॉइज की इच्छा के अनुसार भी चेंज नहीं होगा, एनवायरमेंट के अनुसार भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, फाइन। समझ प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, हमारे पास हमने अभी तक जो पढ़े थे, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए, पॉलिसीज पढ़ लिए, प्रोसीजर्स पढ़ लिए, रूल्स पढ़ लिए, और एक टॉपिक और है हमारा बजट, वो और पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोग्राम एक तरह से इन सब चीजों का कॉम्बो है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है, मिक्सचर है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है कि उसको एक पर्टिकुलर मॉल बनाना है। मॉल बनाएगा, उसके लिए पॉलिसीज भी सेट करनी पड़ेगी, पॉलिसी होती है तो प्रोसीजर तो बाय डिफॉल्ट होता ही होता है, ठीक है। बजट उसके लिए सेट करना पड़ेगा कि इतने बजट में अपने को बनाना है। तो इस सब का एक क्या बनाना पड़ेगा उसको, एक प्रोग्राम। मतलब प्रोग्राम में छोटी से छोटी डिटेल वो बताएगा कि इतनी तारीख को जो है इसकी नींव खोदेंगे, 3 महीने में इसका फर्स्ट फ्लोर तैयार हो जाना चाहिए, ठीक है। तो मतलब उस प्रोग्राम के अंदर ऑब्जेक्टिव भी आ गया कि ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, उसके अंदर पॉलिसी भी आ गई, उसके अंदर प्रोसीजर भी आ गया, उसके अंदर मेथड्स भी आ गए, उसके अंदर रूल्स भी आ गए, उसके अंदर बजट भी आ गया। मतलब प्रोग्राम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थिंग्स, ठीक है। मतलब जब भी आप कोई प्रोजेक्ट लेके जाते हो, प्रोजेक्ट के लिए आगे बढ़ते हो, जैसे प्रोजेक्ट यहाँ पर क्या है, एक मॉल बनाना है, प्रोजेक्ट हो सकता है फैक्ट्री खोलनी है, ठीक है। तो उस प्रोजेक्ट की हर एक छोटी स्टेप आपको पहले से सेट करनी पड़ेगी, शेड्यूल आपको पहले से सेट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे शादी होती है तो शादी का प्रोग्राम देखा होगा आपने, को ने कार्ड में लिखा होता है, हर एक चीज का प्रोग्राम प्रॉपरली लिखा होता है, कितनी बजे क्या है, कितनी बजे क्या नहीं है। सो दैट इज अ प्रोग्राम। तो प्रोग्राम को हम क्या बोलेंगे? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, मेथड्स, पॉलिसीज, रूल्स, प्रोसीजर्स, कुछ भी बोलो, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। काय के लिए? ताकि सिस्टमैटिक वर्किंग हो जाए किसमें, ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब प्रोग्राम एक तरह से रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा है किसके बीच में, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और गोल्स के बीच में। अच्छा, प्रोग्राम अलग अलग लेवल पे बनाया जाएगा। सबसे पहले जो मेन प्रोग्राम होगा, प्राइमरी प्रोग्राम, वो तो कौन बनाएगा, टॉप लेवल। और उस प्राइमरी प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए सपोर्टिव प्रोग्राम कहाँ बनेंगे, लोअर लेवल पे, ताकि ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली फंक्शन कर सके, ठीक है, वेरी सिंपल, ठीक है। तो बहुत इजी सा फंडा है, कॉम्बिनेशन है सारी चीजों का, है ना। और उन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन करने के बाद आप सिस्टमैटिक तरीके से काम कर सको, उस वाले पॉइंट पे ये डिस्कशन करता है, ठीक है, ओके ओके। फॉर एग्जाम्पल फिर आ रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ शॉपिंग मॉल, ओपनिंग ऑफ न्यू डिपार्टमेंटल स्टोर, एग्जाम्पल आ गया, ठीक है। अब उसके फीचर्स देखेंगे। फीचर्स में वही पॉइंट है। पहला पॉइंट, इट्स अ डिटेल स्टेटमेंट अबाउट अ प्रोजेक्ट। मैंने आपको बोला ना, कोई भी प्रोजेक्ट आपने लिया, जैसे शॉपिंग मॉल कंस्ट्रक्ट करना है, नया डिपार्टमेंट कोई खोलना है, फैक्ट्री खोलनी है, तो उस प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल्स कहाँ होंगी, प्रोग्राम में। सेकेंड, इट्स अ कॉम्बिनेशन, वही बताया, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर, रूल्स का कॉम्बिनेशन है। ये किसके लिए प्रिपेयर किया जाता है, बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। ये इंश्योर करता है कि सिस्टमैटिक तरीके से वर्किंग हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। इट इंश्योर सिस्टमैटिक वर्किंग इन एन गैमेट ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज इसके अंदर कवर होती हैं, ठीक है। और लास्ट में प्रोग्राम के अंदर माइन्यूट डिटेल्स, मतलब छोटी से छोटी डिटेल जो है वो वर्कआउट होती है, ठीक है। उसके प्रोसीजर्स क्या हैं, उसके रूल्स क्या हैं, क्या बजट रहेगा, ठीक है, वो छोटी से छोटी डिटेल इसके अंदर आपको मिलती है, ओके। तो पॉइंट वापस मैं बता रहा हूं आप लोगों को, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स। काय के लिए बनाया, ताकि सिस्टमैटिक वर्क हो सके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। फिर प्रोग्राम जो एक तरह से रिलेशनशिप क्रिएट करता है किसके बीच में, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, गोल्स के बीच में। और प्रोग्राम हर लेवल पे बना सकते हैं। पहले प्राइमरी प्रोग्राम तो टॉप लेवल वाला बनाएगा, और फिर उसको सपोर्ट करने के लिए सपोर्टिंग प्रोग्राम जो है वो लोअर लेवल वाले बनाएंगे, ठीक है, क्लियर। फिर एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ शॉपिंग मॉल, ओपनिंग ऑफ अ न्यू डिपार्टमेंट एक्सेट्रा, ठीक है। फिर फीचर्स इसके आ गए। फीचर्स का लॉजिक क्या है, डिटेल स्टेटमेंट है प्रोजेक्ट के बारे में, कॉम्बिनेशन है
ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स का, ठीक है, अलग अलग एक्टिविटीज के लिए प्रिपेयर किया जाता है, सिस्टमैटिक वर्किंग इंश्योर करता है, ठीक है, और लास्ट में इट इंक्लूड्स एंटायर गैमेट ऑफ बहुत सारी एक्टिविटीज इसके अंदर कवर हो जाती हैं और प्रोग्राम के अंदर छोटी से छोटी डिटेल जो है वो वर्कआउट होती है, उसके प्रोसीजर्स, रूल्स, बजट सब इसके अंदर आते हैं। क्लियर? ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो हो गया हमारा प्रोग्राम का, समझ में आ गया? प्रोग्राम का लॉजिक क्या है वो क्लियरली समझ में आ चुका है। फाइन, ठीक है, तो प्रोग्राम का लॉजिक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, प्रोग्राम का लॉजिक हम लोग को समझ में आ गया है, ठीक है। अब उसके आगे अब अपने को बढ़ना है। ओके, अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो है बजट का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सा है? बजट का कॉन्सेप्ट। बजट का लॉजिक क्या है, बजट का फंडा क्या है, वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। बजट सबने सुना है? बिल्कुल सुना है। बजट का मीनिंग सबने सुना है कि बजट का मतलब होता है सर एक्सपेक्टेशन, कि भाई आने वाले समय में हमने एक एक्सपेक्ट किया है। बजट जैसे सरकार का बजट बनता है ना, गवर्नमेंट का बजट, वो कैसे बनता है? एक तरफ होता है ये एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है, अगले साल इतने मिलने वाले, और दूसरे में मिलता है ये एक्सपेक्टेड क्या है, खर्चे होने वाले हैं, ठीक है, उसी के हिसाब से एक बजट बनाते हैं। घर का भी बजट होता है, ठीक है, कि आने वाले समय में ये इनकम हो सकती है और आने वाले समय में ये क्या हो सकते हैं, हम लोग को नुकसान हो सकते हैं, ठीक है, तो बजट हर चीज का डेवलप होता है। यहां क्या बोल रहा है? बजट इज व्हाट? इट्स अ स्टेटमेंट काय का ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। बजट क्या है? एक स्टेटमेंट है किसका? एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स का, कि क्या रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, क्या रिजल्ट आ सकते हैं, क्या रिजल्ट आने वाले हैं, ठीक है। सो इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट, ओके, जिसको हमने एक्सप्रेस किया है किन टर्म्स में? न्यूमेरिकल टर्म्स के अंदर, ओके। बट इट डज नॉट मीन, पर इसका ये मतलब नहीं है दैट द कंपनी प्रिपेयर्स ओनली फाइनेंशियल बजट। मतलब इसका ये मतलब नहीं कि कंपनी सिर्फ क्या बनाएगी? फाइनेंशियल बजट। फाइनेंशियल बजट के साथ साथ क्या हो सकते हैं? कैपिटल बजट भी हो सकता है, ठीक है। फाइनेंशियल बजट के साथ साथ ऑपरेशनल बजट भी हो सकता है, फाइनेंशियल बजट के साथ साथ सेल्स बजट भी हो सकता है। मतलब बजट बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं। तो मैं लॉजिक वापस सुना रहा हूं आपको, समझना। बजट क्या है? एक स्टेटमेंट है किसका? एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स का, कि ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, जिसको हमने किन टर्म्स में एक्सप्रेस किया है? न्यूमेरिकल टर्म्स में। बट इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा बजट न्यूमेरिकल ही होता है। बजट मतलब कोई जरूरी नहीं कि मॉनेटरी बजट ही हो। बजट जो है कैपिटल बजट भी होता है। कैपिटल बजट कैसे? कि भाई ये आने वाले समय में हमें इतनी कैपिटल चाहिए होगी, उसके लिए बजट तैयार करना पड़ता है। एक ऑपरेशनल बजट भी दे रखा है कि इतने घंटे एक एम्प्लॉय काम करेगा, एक्सपेक्टेड है, तो हम उसी हिसाब से अपना आउटपुट सेट कर रहे हैं। सेल्स बजट का एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, जैसे हमने सेल्स क्या एक्सपेक्ट कर रखी है? 1 लाख यूनिट बनेगी, सेल होगी, और 20 रुपए पर यूनिट सेल होगी, तो टोटल हमारा सेल्स बजट कितना है? 20 लाख रुपए का हो गया, ठीक है। तो बजट कुछ भी नहीं है, एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशन आने वाले समय में क्या होगा। सो एक स्टेटमेंट है बजट एक्सपेक्टेड रिजल्ट का। नॉर्मली न्यूमेरिकल टर्म्स में होता है, पर कभी कभी भी नॉन न्यूमेरिकल, जैसे मैंने ऑपरेशनल बताया आपको, तो ऑपरेशनल में हमें सिर्फ ये देखना है कि भैया कितने पर्टिकुलर एम्प्लॉइज कितने दिन काम करेंगे और कितने आवर्स काम करेंगे, कितने ऑपरेशन में वो परफॉर्म करने वाले हैं। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट इज उसी में फीचर्स उसके हैं। और बजट का लॉजिक सिर्फ इतना सा है क्या, कि बजट एक एक्सपेक्टेड क्या है? स्टेटमेंट है रिजल्ट्स का, ठीक है, या स्टेटमेंट है एक्सपेक्टेड रिजल्ट का, ये बोल दूं मैं, कि कितना आप जैसे फॉर एग्जांपल खर्चा करोगे, कितनी आपकी इनकम होगी, कितने एम्प्लॉयज आपके यहाँ पर काम करेंगे, ठीक है, आपको कितनी कैपिटल की जरूरत होगी। मतलब बजट सिर्फ फाइनेंशियल बजट नहीं होता है जो सरकार लाती है, वो फाइनेंशियल बजट होता है, ठीक है, कि आने वाले समय में खर्चा कितना होगा, टैक्स से कलेक्शन कितना होगा, ठीक है। बजट जो हो सकता है वो कैपिटल बजट भी हो सकता है, कि कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है। बजट ऑपरेशनल बजट भी हो सकता है कि कितने एम्प्लॉइज डेली आवर्स ऑपरेट करेंगे हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो बजट कुड बी एनीथिंग। तो बजट का फीचर सिंपल ये है, पहला फीचर तो कि बजट एक स्टेटमेंट है किसका? एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स का, कि ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड है और उसको न्यूमेरिकल टर्म्स में हम लोगों ने सेट कर रखा है। दूसरा, बजट एक तरह से स्टैंडर्ड का काम करता है, एक फिक्स्ड मानक का काम करता है, स्टैंडर्ड का काम करता है, ताकि आप मेजर कर सको और कंपेयर कर सको आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है, ताकि आप मेजर कर सको, कंपेयर कर सको आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस। भाई बजट हम बनाते क्यों हैं? हमने बजट बनाया, फिर एक्चुअल जो हुआ, फिर हम कंपेयर कर लेंगे क्या हमने बजट तो इतना ही सेट किया था लेकिन खर्चा ज्यादा हो गया, या हमने बजट इतना सेट किया था लेकिन उससे खर्चा कम हुआ, ठीक है। तो इट्स अ स्टैंडर्ड ऑल्सो, एक स्टैंडर्ड के रूप में भी काम आ जाएगा।
तीसरा, बजट नॉर्मली फैक्ट्स और फिगर्स के आधार पे ही बनाया जाता है फ्यूचर के लिए। तो तीसरा फीचर है कि ये क्वांटिफाई करता है। क्वांटिफाई मतलब न्यूमेरिकल टर्म्स में, क्वांटिटी के टर्म्स में बताता है फ्यूचर के फैक्ट्स और फिगर्स की ये हो सकता है, ये एक्सपेक्टेड है। बजट कौन बनाता है? वैसे तो हर लेवल के मैनेजर्स बजट बनाते हैं। लोअर लेवल मैनेजर ज्यादातर कौन से बजट बनाएंगे? ऑपरेशनल बजट। और बाकी जो बड़े बड़े बजट्स हैं, कैपिटल बजट, ठीक है, फाइनेंशियल बजट, ये कौन बनाएगा? टॉप लेवल वाले। और फिफ्थ इज वापस वही, ये कंट्रोलिंग का आधार भी है, कंट्रोलिंग डिवाइस भी है। कंट्रोलिंग डिवाइस का मतलब क्या हुआ कि बजट में आपने फिक्स कर दिया कि भाई 10,000 का खर्चा करना है इस काम के लिए। अब मान लो किसी का 11,000 हो गया, ठीक है, तो आप डिविएशन आ गया 10,000, जो हमने एक्सपेक्ट किया था, जो हमने बजट सेट किया था, और एक्चुअल परफॉर्मेंस 11,000 आ रही है, तो डिविएशन क्यों आ रहा है उसको हम कंट्रोल भी कर पाएंगे। तो ये एक तरह से इट इज अ कंट्रोलिंग डिवाइस फ्रॉम विच डिविएशंस कैन बी टेकन केयर ऑफ, कि अगर बजट से कुछ भी डिविएशन होता है तो उस क्यों हो रहा है वो, उसके बारे में आप लोग क्या कर सकते हो, जान सकते हो। क्लियर? तो बजट का लॉजिक समझ में आ गया। बजट क्या है? एक स्टेटमेंट है। किसका स्टेटमेंट है? एक्सपेक्टेड जो आप रिजल्ट्स चाहते हो उसका स्टेटमेंट है। एक तरह से स्टैंडर्ड का काम करता है। स्टैंडर्ड मतलब एक मानक या बेंचमार्क बन गया कि जिससे आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस आराम से कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। ये कंट्रोलिंग डिवाइस भी है इसके साथ साथ ही, क्योंकि डिविएशन जब भी आएंगे तब आप आराम से उसको देख सकते हो, ठीक है। फिर बाकी दो पॉइंट, ये क्वांटिफाई करता है फ्यूचर के फैक्ट्स और फिगर्स। और बजट्स नॉर्मली कौन बनाते हैं? हर लेवल के मैनेजर बनाते हैं, लेकिन मेनली जो कैपिटल बजट है, फाइनेंशियल बजट है, वो टॉप लेवल बनाता है, और जो ऑपरेशनल बजट है वो लोअर लेवल मैनेजर्स बनाते हैं, ठीक है। बजट का कॉन्सेप्ट ओके। तो सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे, ठीक है, प्रोग्राम भी हो गया, बजट भी हो गया, वो सब हमारे अब खत्म होते हैं, ठीक है। अब इन सबके बीच में कहीं ना कहीं कोई डिफरेंस आ रहा है, तो मतलब एक तरह से रिवीजन ही होगा इन सारे पॉइंट्स का, ठीक है। मैं आपको पॉइंट्स वापस बता दूं कहां से शुरू किया अपन ने। जैसे अपन ने डिस्कस किया टाइप ऑफ प्लान्स, स्टैंडिंग प्लान और सिंगल यूज प्लान, दोनों डिस्कस कर लिए, ठीक है। सिंगल यूज प्लान जो था वो क्या करता था, ठीक है, उसको बार बार आपको सिचुएशन के लिए नया, सिचुएशन के लिए नया बनाना है, ठीक है। एक ही प्लान आप लंबे समय तक नहीं चला सकते क्योंकि वो नई सिचुएशन के लिए होता है। फिर अपन ने पढ़ा था कौन सा? फिर अपन ने पढ़ा था स्टैंडिंग प्लान, जो कि हर बार रेगुलर सिचुएशंस के लिए आता है। फिर मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजीज, दो ऐसे प्लान है जो ना तो सिंगल यूज प्लान है ना स्टैंडिंग प्लान है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजीज के बाद बात जो अपन ने पढ़ा था वो था पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, ठीक है, रूल्स, ये सब स्टैंडिंग होते हैं, ठीक है, ये सब स्टैंडिंग है, हमेशा कॉमन ही रहने वाले हैं, ओके। फिर उसके बाद ये जो पीछे है बजट आ गया, ठीक है। उसके बाद बजट से पहले जो प्रोग्राम अपन ने पढ़ा था, ठीक है, ये सारे क्या हो गए? ये सिंगल यूज प्लान है। सिंगल यूज प्लान मतलब हर पर्टिकुलर साल नया बनेगा बजट, हर पर्टिकुलर केस में नया डेवलप होगा बजट, ठीक है। तो वो सिंगल यूज प्लान है, वन टाइम यूज ही कर सकते हो आप उसका। प्रोग्राम भी हर के लिए नया बनेगा, कॉमन प्रोग्राम आप नहीं यूज कर सकते हो, ओके। क्लियर? अब इन सब की वापस याद करने के लिए इन सब के बीच में कहीं ना कहीं कोई डिफरेंस पूछा है, तो आपको रिवीजन भी हो जाएगा, फीचर्स भी वापस। सबकी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एंड रिजल्ट जो अचीव करना चाहती है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सिंपल। कोई डिफरेंस के नाम पे कुछ है ही नहीं, बस खाली पॉइंट्स बता रखे, इधर इसके फीचर बता दिए, उसके उधर फीचर बता दिए। दूसरा, पॉलिसी हमेशा ये बताती है काम किस तरीके से करना है, जबकि ऑब्जेक्टिव हमेशा क्या बताता है? क्या करना है। ऑब्जेक्टिव हमेशा क्या बताएगा? ये करना है, दिस इज दी थिंग यू हैव टू अचीव, ये करना है। और पॉलिसी क्या बताएगी? पॉलिसी उस काम को करने का तरीका बताएगी। फिर पॉलिसी बताती है उस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है, जबकि ऑब्जेक्टिव एक तरह से एंड रिजल्ट है। किसका? प्लान का, पॉलिसीज का एंड रिजल्ट है ऑब्जेक्टिव। पॉलिसी क्या बता रही है? कि ये करो ताकि क्या पूरा हो जाए? ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव मतलब एक तरह से क्या हो गया? एंड रिजल्ट हो गया, इस पूरी पॉलिसी, प्रोसीजर, प्लान का एंड रिजल्ट हो गया। फिर पॉलिसीज कौन बनाता है? टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल सब बना सकते हैं, जबकि ऑब्जेक्टिव ज्यादातर कौन सेट करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट ही सेट करता है, ठीक है। तो पहला डिफरेंस क्लियर हो गया पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव का, और कुछ भी नहीं किया, फीचर्स बताए खाली, ठीक है। पॉलिसी क्या होती है? पॉलिसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन का आपका खुद का तरीका किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एंड रिजल्ट होता है। पॉलिसी बताती है कैसे करना है काम, ऑब्जेक्टिव तो क्या करना है वो बताता है, ठीक है, फाइन। और पॉलिसी जो है उसके फेजेस को पूरा करोगे तो ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव एक तरह से एंड रिजल्ट है, ठीक है। और लास्ट में पॉलिसी टॉप, मिडिल, लोअर तीनों बनाते हैं, जबकि ऑब्जेक्टिव जो है वो ज्यादातर कौन बनाता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट ही बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस किसके बीच में आ रहा है? पॉलिसी और प्रोसीजर के बीच में। अगला डिफरेंस आ रहा है पॉलिसी और प्रोसीजर के बीच में, ठीक है। अब पॉलिसी में तो देखो डेफिनेशन या लॉजिक वही रहेगा, कौन सा?
पॉलिसीज क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन का खुद का तरीका फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके को हम क्या बोलते हैं? पॉलिसी। ठीक है। प्रोसीजर क्या होते हैं? प्रोसीजर मतलब स्टेप बाय स्टेप वे ऑफ डूइंग अ जॉब। ठीक है, किसी काम को स्टेप बाय स्टेप करने के तरीके को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोसीजर। तो पॉलिसी प्रोसीजर में डिफरेंस क्लियर? पॉलिसी तो वैसे ही पढ़ चुके हैं अपन। पॉलिसी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का खुद का तरीका। प्रोसीजर क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप, स्टेप्स बताते हैं जिसमें काम को पूरा करना है अपने को। फिर पॉलिसीज गाइड करती है आपको क्या लेने में? डिसीजन लेने में। जबकि प्रोसीजर्स गाइड करते हैं कि ये एक्शन लेना है आपको। अब इसका डिफरेंस समझना। पॉलिसी जो होती है वो हमें क्या गाइड करती है? पॉलिसी हमें गाइड करती है कि हम डिसीजन किस तरीके से लें। ठीक है, फाइन, यस, माइक ऑफ कर। और प्रोसीजर हमें गाइड करता है कि हम एक्शन किस तरह से करें। ठीक है, हम एक्ट किस तरह से करें, क्योंकि प्रोसीजर हमेशा क्या बताएगा? स्टेप्स, कि ये स्टेप आपको फॉलो करनी है। स्टेप 1 तो ये आपको बता रहा है ये एक्शन लो, स्टेप 2 ये एक्शन लो, स्टेप 3 ये एक्शन लो। जबकि पॉलिसी मोटी मोटी बनी हुई है, वो आपको डिसीजन लेने में मदद कर रही है। तीसरा, पॉलिसी किससे आती है? ऑब्जेक्टिव से। प्रोसीजर किससे आते हैं? पॉलिसी से। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले क्या बना? ऑब्जेक्टिव, उसके आधार पे क्या बने? पॉलिसी, और उसके आधार पे क्या बने? प्रोसीजर। पॉलिसी ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है, रिजिड होती है। प्रोसीजर्स थोड़े कम रिजिड होते हैं। ठीक है, पॉलिसीज क्या होती है? स्ट्रिक्ट होती है, रिजिड होती है। प्रोसीजर्स क्या होते हैं? कम रिजिड होते हैं। पॉलिसीज को आप किस टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो? जनरल टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, जबकि प्रोसीजर्स हमेशा स्पेसिफिक। पॉलिसीज तो क्या होती है? जनरल पॉलिसी हो गई, जैसे मैंने कहा नो क्रेडिट की पॉलिसी जनरल पॉलिसी है। ठीक है, प्रोसीजर स्पेसिफिक है। स्टेप 1 ये परफॉर्म करनी है, स्टेप 2 ये परफॉर्म करनी है। एग्जाम्पल, स्कूल की पॉलिसी है कि एडमिशन सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को देंगे जिसके 60% से ऊपर मार्क्स है। फिर प्रोसीजर क्या हुआ? वही एक सेपरेट फाइल रखेंगे, एडमिशन फॉर्म मंगाएंगे, उनका डेटा चेक करेंगे। वो सब मैंने आपको कल भी बताया था कि प्रोसीजरल पार्ट अलग है। ओके, तो पॉलिसी और प्रोसीजर लॉजिक समझ में आ गया? ठीक है, बहुत इजी इजी डिफरेंस है। सेम चीजें रिपीट कर रहे हैं जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मान लो कोई एंटर एग्जिट हो भी रहा है बार बार, तो रिकॉर्डिंग आप सुन लेना। ठीक है, वैसे भी इस चैप्टर के बाद अपन मोड चेंज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोसीजर और मेथड। अगला जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? प्रोसीजर और मेथड। ठीक है, प्रोसीजर और मेथड में क्या डिफरेंस है? किसके बीच में बोल रहा है? प्रोसीजर और मेथड में क्या डिफरेंस है वो अब अपने सामने आ रहा है। प्रोसीजर जो होता है, जो अब अपन अगला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, प्रोसीजर और मेथड में क्या डिफरेंस होता है? प्रोसीजर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है। प्रोसीजर क्या है? सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, अभी ऊपर अपन ने देखा। ठीक है, जो किसी जॉब को करने के लिए काम आ रही है। मेथड जो है वो फॉर्मलाइज तरीका है उस पर्टिकुलर जॉब को करने का। अब देखो, प्रोसीजर और मेथड में क्या फर्क था? याद करो, मैंने बताया था स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये तो क्या हो गया? प्रोसीजर। और उस प्रोसीजर के अंदर आपको स्टेप 1 के अंदर क्या तरीका अपनाना है, ठीक है, उस काम को करने का तरीका क्या होगा आपका, वो मेथड होता है। तो बड़ा वर्ड कौन सा है? प्रोसीजर। प्रोसीजर्स क्या है? सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जो आपको इस्तेमाल करनी है, जो आपको फॉलो करनी है फॉर परफॉर्मिंग सम इंपॉर्टेंट जॉब्स। मेथड क्या है? उसी पर्टिकुलर काम को, ठीक है, उसका एक फॉर्मल तरीका कि उस पर्टिकुलर रूटीन जॉब को, रिपीटेटिव जॉब को आप किस तरह से परफॉर्म करोगे, वो मेथड है। नेक्स्ट, प्रोसीजर्स जो होते हैं वो ज्यादा रिजिड होते हैं। मेथड जो है वो ऑब्वियसली कम रिजिड है, उसको आप अपने तरीके से चेंज कर सकते हो। प्रोसीजर पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने में काम आता है, जबकि मेथड जो है वो क्या बताते हैं आपको? एक स्टैंडर्ड तरीका, एक तरीका एक्टिविटी को परफॉर्म करने का। एग्जाम्पल, प्रोसीजर जो भी ऊपर देखा, एक एडमिशन का प्रोसीजर हो गया, और मेथड क्या हो गया? मेथड एक उस पर्टिकुलर एडमिशन के अंदर हम लोग किस तरीके से उस स्कूल में एडमिशन देंगे उस बच्चे को। या फिर एग्जाम्पल एक और क्या तरीका है? मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, मैंने आपको बताया था WDV SLM। मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन, मेथड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, वो आप अपने हिसाब से चुन सकते हो। तो प्रोसीजर और मेथड में वापस, प्रोसीजर स्टेप्स हैं, मेथड उस फॉर्मलाइज तरीका है काम को करने का। प्रोसीजर ऑब्वियसली स्ट्रिक्ट है, वैसे स्टेप आप चेंज नहीं कर सकते। मेथड अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, इतना इजीली नहीं है पर फिर भी कर सकते हो कंपैरेटिवली। SLM से WDV पे हम जा सकते हैं अगर चाहे तो। ठीक है, प्रोसीजर आपको पॉलिसी इंप्लीमेंट करने में काम आ रहा है, मेथड स्टैंडर्डाइज तरीका है किसी भी काम को करने का। ठीक है, और एग्जाम्पल दे दिया उसको। क्लियर? नेक्स्ट, अगला डिफरेंस पॉलिसी और रूल के बीच में है। ठीक है, अगला डिफरेंस क्या है?
पॉलिसी और रूल के बीच में। पहला, पॉलिसीज जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का खुद का तरीका है किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल करने का। पॉलिसीज आर व्हाट? इट्स ऑर्गेनाइजेशंस ओन वे ऑफ हैंडलिंग अ प्रॉब्लम। जबकि रूल्स क्या है? रूल्स आर नॉर्म्स रिगार्डिंग, रूल्स क्या है? रूल्स आर नॉर्म्स रिगार्डिंग एक्शन एंड नॉन एक्शन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, वापस बता रहा हूं, पॉलिसी क्या थी? ऑर्गेनाइजेशन का खुद का तरीका किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। जबकि रूल क्या है? रूल जो अपन ने बोला था, ये आप कर सकते हो और ये आप नहीं कर सकते, दैट इज अ रूल। पॉलिसी एक जनरल स्टेटमेंट है, रूल एक स्ट्रिक्ट या स्पेसिफिक स्टेटमेंट है। पॉलिसी एक गाइडलाइन है फॉर डिसीजन मेकिंग, जबकि रूल एक गाइडलाइन है फॉर बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज। ठीक है, पॉलिसी डिस्क्राइब करती है क्या करना है अलग अलग सिचुएशन में, रूल डिस्क्राइब कर रहा है कैसे करना है, किस तरीके से करना है। ठीक है, पॉलिसीज कम रिजिड है, रूल्स ज्यादा रिजिड होते हैं। ठीक है, और पॉलिसीज जो है वो मैंने आपको एग्जांपल वो आ रहा है रूल्स और मेथड के बीच में डिफरेंस। रूल्स और मेथड्स में क्या डिफरेंस है उसको अपने को अब समझना है। रूल्स जो है एक तरह से नॉर्म्स हैं कि किस तरह से आपको एक्शन लेना है और किस तरह से आपको एक्शन नहीं लेना है, अपन ने डिस्कस कर ही लिया था। मेथड किसी भी काम को करने का एक फॉर्मल रूटीन तरीका होता है, ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया, मतलब खाली दोनों के डिफरेंसेस बता रहे हैं। रूल स्पेसिफिक होते हैं, रिजिड होते हैं, मेथड स्पेसिफिक हैं लेकिन उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी तो है बनिस्बत रूल्स के। रूल्स से एम्प्लॉयज का बिहेवियर इंप्रूव होता है, मेथड से ऑब्वियसली इंप्रूव होती है क्या, काम करने का तरीका इंप्रूव होता है, स्टैंडर्डाइजेशन आता है। रूल्स को फॉलो अगर नहीं किया गया तो पेनल्टी लगती है, मेथड्स अगर चेंज किए गए तो पेनल्टी नहीं लगती है। हाँ, मेथड चेंज करना इतना आसान नहीं है, जैसे एसएलएम से डब्ल्यूडीयू पे आना है तो उसके लिए आपको बोलेगा भैया बार बार नहीं चेंज कर सकते, एक बार कर लो, तो वार्निंग मिलेगी पर पेनल्टी नहीं लगती। रूल का एग्जांपल नो स्मोकिंग हो गया, पेनल्टी का एग्जांपल फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन हो गया। ठीक है, सेम है, डिफरेंसेस सब कुछ सेम है, एक पॉइंट एक के अंदर याद कर लोगे, सबके अंदर सेम ही लगेंगे। लास्ट स्ट्रैटेजी, और किसके अंदर आ रहा है? पॉलिसी। स्ट्रैटेजी सबसे पहले क्या बताया था? बड़ा प्लान, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, जबकि पॉलिसी एक सिंगल यूज प्लान है। ठीक है, दूसरा, स्ट्रैटेजी क्यों बनाते हैं? ताकि आने वाले समय में जो चैलेंजेस आए, ठीक है, आने वाले समय में जो अनफोर्सीन, मतलब जो पहले से सोची नहीं है, देखी नहीं है, ऐसी प्रॉब्लम्स अगर आ जाएं तो उसके लिए फॉर्मुलेट होती है स्ट्रैटेजी। जबकि पॉलिसी मेनली किसके लिए होती है? जो नॉर्मल रूटीन काम है उसके लिए। स्ट्रैटेजी बहुत बड़ा वर्ड है। ठीक है, हर नए केस के लिए, हर नई प्रॉब्लम के लिए एक नई स्ट्रैटेजी आपको बनानी जरूरी है, जबकि कॉमन पॉलिसी यूज हो सकती है किसके लिए? रूटीन प्रॉब्लम्स के लिए। स्ट्रैटेजी हमेशा टेम्पररी होती है, हर सिचुएशन के लिए होती है, पॉलिसी नॉर्मली परमानेंट है। ठीक है, क्योंकि वो एक तरह से आगे तक यूज कर सकते हो आप लोग। स्ट्रैटेजी जो है उसके अंदर सब आता है, कितने पैसे चाहिए होंगे इस पर्टिकुलर एरिया के लिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज कितने लगेंगे, अदर रिसोर्सेज कितने लगेंगे। पॉलिसी के अंदर मेनली उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, ठीक है, उसमें एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, इसमें यूजेज ऑफ रिसोर्सेज है कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं उसके लिए यूज रिसोर्सेज जो है उनका यूजेज कैसे होगा, जबकि वहां पर कितने रिसोर्सेज देने हैं, अलोकेट करने हैं उस एरिया के लिए, वो सेकंड वाले स्टेज पर डिसाइड होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, स्ट्रैटेजी और पॉलिसी का लॉजिक आपको यहाँ पर समझा रहा है कि स्ट्रैटेजी और पॉलिसी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, फाइन, समझ में आया? ओके, डिफरेंसेस नहीं भी याद करोगे कोई दिक्कत नहीं है, 2 या 3 डिफरेंसेस भी याद कर लोगे तो बहुत है। ठीक है,